बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो 10th बायोलॉजी में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो इसमें आज हम जिन बेसिक चीज़ों की बात करेंगे वो होगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे और उसकी टाइप्स भी देखेंगे। तो ये समझ लें कि ये चैनल का जस्ट इंट्रो है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर देखें तो ये जहाँ से मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल स्टार्ट हो रहे हैं, हम उससे ऊपर आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये आपने बहुत ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो ये एक सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज़म्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिज़म्स पैदा करते हैं, मतलब कि वो अपनी जनरेशन्स बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज़म पैदा करने का काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अगर कोई भी स्पीशी वो ये काम करना छोड़ देती है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन को छोड़ देती है, तो वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी नस्ल को या अपनी स्पीशी को इस दुनिया के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी इंडिविजुअल के लिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक स्पीशी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसको ज़रा समझें कि हमने कहा है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यानी कि अपने जैसे नए ऑर्गेनिज़म पैदा करने का प्रोसेस है, हमने कहा कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, कि ये किसी भी एक ऑर्गेनिज़म के लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ स्पीशी। तो इसको हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि ये एक स्पीशी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सिंगल जानदार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। तो फ़र्ज़ करें कि एक जंगल है और उस जंगल में कह लें कि ये कुछ जानवर हैं, शेर लगा लें कि ये जंगल के अंदर रहने वाले शेर हैं। अब अगर हर शेर अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, अपने से जो है वो छोटे छोटे शेर पैदा करता है, तो ये रेड वाले लगा लें कि ये उनके बच्चे हैं। तो क्या हुआ कि पूरे जंगल में सिर्फ एक शेर ऐसा था जिसने अपने जैसा शेर पैदा नहीं किया, और वो था ये वाला। लेकिन इससे जो है वो पूरी स्पीशी को तो कोई ख़तरा नहीं है ना, शेरों की नस्ल तो आगे बढ़ी गई, चाहे किसी एक ने जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं किया तो कोई बात नहीं है, बाकी तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी स्पीशी जो है वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर दे, तो क्या होगा कि ये नस्ल उस जंगल में शेरों की आखिरी नस्ल होगी और नेक्स्ट जनरेशन में पूरे जंगल से शेर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी स्पीशी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर से सिंगल इंडिविजुअल नहीं भी करता तो कोई बात नहीं है, उसी स्पीशी के बाकी बहुत सारे मेंबर कर रहे हैं जिससे उनकी नस्ल कंटिन्यू रहेगी। अगर एक नहीं भी करा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये सारी नस्ल जो है पूरी स्पीशी ये काम छोड़ देती है, तो वो इस दुनिया के ऊपर आखिरी जनरेशन होगी, उससे आगे फिर कोई जनरेशन नहीं होगी, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आप इसकी इम्पोर्टेंस में भी समझ सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उस वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होंगी कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए, हमारे इर्द गिर्द भी अगर हम देखें तो बहुत सारे जानदार ऐसे हैं कि जो अपनी जो है वो उस एज तक नहीं पहुँच पाते जिसमें उन्होंने अपने जैसे नए ऑर्गेनिज़म्स पैदा करने होते हैं, और उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। कंपटीशन हो सकता है, डिज़ीज़ हो सकती है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो सकती है। तो इसको अगर हम सिंपल वे में समझें तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसी दुनिया में फ़र्ज़ किया कि किसी भी इलाके में कुछ इंसान रहते हैं, अब अगर तो इन्वायरमेंटल चेंज आ जाए, अचानक से मौसम तब्दील हो जाए, सख्त सर्दियाँ शुरू हो जाएँ इन गर्मियों के अंदर, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग उस सर्दी की वजह से मर जाएंगे, और उनमें से कई ऐसे होंगे कि जो 18 ईयर से भी नीचे होंगे, मतलब कि अभी वो अपनी उस एज में नहीं पहुँचे कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो मर जाते हैं। तो और दूसरी बात हमने की थी कंपटीशन की, कि चले जंगल की मिसाल ले लें कि जंगल में हम जो डियर है यानी कि जो हिरन है, हम उसकी स्पीशी की एग्जांपल लेते हैं कि उनमें कंपटीशन होता है फूड का, ठीक है, घास है,
तो पूरे जंगल की जो जितनी भी हिरन है उन्होंने वही घास को खाना है। अब उसमें जो कंपटीशन जीत जाती है, जो घास अच्छी तरह खा लेती है, तो वो ज़िंदा रहती है, जो नहीं खाती वो भूख से मर जाती है। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया में बहुत सारे जानदार ऐसे हैं कि जो अपनी उस एज तक जाने से पहले मर जाते हैं जिसमें उन्होंने अपने जैसे बच्चे पैदा करने होते हैं। तो हम उनको बायोलॉजिकली अनफिट कहते हैं कि वो अनफिट थे। लेकिन जो फिट होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जो ज़िंदा रहते हैं, वो अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए अपनी उस एज तक ज़रूर पहुंच जाते हैं जिससे वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल ले लें कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, कि अब जैसे ही ये कोरोना वायरस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे सेहतयाब भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे मर भी रहे हैं। उन दोनों में क्या फ़र्क है? इम्यूनिटी का। जो मर रहे हैं वो बायोलॉजिकली अनफिट है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो बच रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो बायोलॉजिकली वो जानदार अनफिट होता है जो माहौल जैसे ही बदलता है वो उसको जो कह लें कि फेस नहीं कर पाता, वो उसकी वजह से मर जाता है, तो वो अनफिट कहलाता है। फिट ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी के अंदर वो होता है कि जब उसको कोई इन्वायरमेंटल चेंज को फेस करना पड़े तो वो उसको फेस करे, उससे लड़े और उससे ज़िंदा रहे। और मज़ीद ये है कि जब उससे लड़े तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस पैदा करे जो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दें। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म मज़ीद फिट हो जाता है। और फिर जब वो अपने जैसे जनरेशन पैदा करते हैं तो ये जो सर्वाइवल स्किल्स हैं, जो बचने की काबिलियत हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखी हैं, फिर वो अपने बच्चों के अंदर भी उनको ट्रांसफ़र करते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि हर आने वाली नस्ल गुज़श्ता नस्ल से ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो काबिलियत है वो पैदा की। कैसे पैदा की? इन्वायरमेंट को फेस किया उन्होंने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने फिट बनाया अपने आप को। तो वो जो सर्वाइवल स्किल्स थी वो फिर आगे जाती हैं। तो रिप्रोडक्शन का यही तो फ़ायदा है हमें, यही तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो यूज़फुल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम आगे अपनी नस्लों को भेज सकते हैं। कोई भी जानदार उसको आगे अपनी जनरेशन को भेज सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लास्ट चीज़, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स दो हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो यहाँ पे ग्रीक टर्म आपने याद रखना है कि दो वर्ड हैं, ए हैं और एक एन है। जैसा कि इंग्लिश के अंदर होता है कि जब हमने किसी भी चीज़ को ऑपोजिट बनाना हो, जैसे कि पॉसिबल है तो उसके स्टार्ट पे आई एम लगा दिया तो वो इम्पॉसिबल बन जाता है। तो ऐसे ही अगर आर्म्ड है तो उसके स्टार्ट पे जो है वो अनआर्म्ड या डिसआर्म्ड लगा दी जाए तो उलट हो जाए। तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो किसी भी चीज़ को उलट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बायोलॉजी के अंदर ए और एन है। जैसा कहते हैं ना, एक वर्ड एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है। इसके स्टार्ट पे आप एन लगा दें, एन, और बाकी वही रहने दें एरोबिक, तो ये बन गया एनारोबिक। तो ये बिल्कुल उलट है एरोबिक से, इसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ऐसे ही सेक्सुअल, उसके स्टार्ट पे अगर आप ए लगा दें तो उसका उलट बन जाएगा, वो हो जाएगा ए सेक्सुअल। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, बस थोड़ी सी जो है वो इसकी कह लें कि डिटेल होगी, हम ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फादर और मदर। आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो है वो 2 पेरेंट्स होते हैं, या 2 ऑर्गेनिजम्स कर लें, 2 ऑर्गेनिजम्स। और ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट। दोनों जो हैं वो जेनेटिकली जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि अपनी खुसूसियात और डीएनए के लिहाज से डिफरेंट होने चाहिए। जैसा कि मेल और फीमेल, फीमेल एंड मेल, ये साइन जो है ये हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, और ये साइन जो है ये हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, और ये साइन हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको साइन के बारे में बताता हूँ कि ये साइन तब से यूज़ हो रहे हैं जब से जेनेटिक्स पे स्टडी हो रही है, क्योंकि ये तब की बात है जब तकरीबन ग्रीक लगा लें कि जो यूनान के दौर की बात है, उसमें ये होता था कि औरतें जो हैं वो उस मर्द को हकीकी मर्द मानती थी जो शिकार करना जानता था, और तब जो है वो शिकार जो है वो कह लें कि नेज़ें या तीर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो गोल दायरे के ऊपर ये जो तीर का निशान है ये मर्द यानी कि मेल को शो करेगा, और जो एक सिंपल ह्यूमन साइन है वो एक फीमेल को शो करेगा। तो इसमें ये 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आप डीएनए के हिसाब से भी देखें ना, क्रोमोसोम्स को कॉम्बिनेशन भी देखें तो मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है, यानी कि फादर और मदर का डिफरेंट होता है। तो इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो कि जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में जस्ट एंड जस्ट एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है,
सिर्फ एक जानदार जो है वो अपने जैसा एक नया जानदार पैदा कर देता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कि इसमें गैमीट्स आपस में मिलते हैं। अब गैमीट्स कौन से होते हैं, वही मेल और फीमेल जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं, मतलब कि इसमें एग सेल फ्यूज़ होता है स्पर्म सेल के साथ, जिससे आगे फर्दर जाइगोट बनता है, फिर उस जाइगोट से जो है वो एक मुकम्मल जानदार बनता है। लेकिन जो एसेक्सुअल होता है इसमें जो है वो फ्यूजन की गैमीट्स नहीं होती, नो फ्यूजन, इसमें किसी किस्म की जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती। वजह ये है कि इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया चाहता है कि ये अपने जैसा एक नया बैक्टीरिया बना ले, तो ये 2-3 स्टेप के अंदर ख़त्म कर देगा इस काम को। क्या होगा कि सबसे पहले वो अपना DNA को डबल करेगा, फिर वो सेंटर से अपने सेल को डिवाइड कर देगा, जिससे 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो इसमें गैमीट्स की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा नया पैदा कर लेता है। लास्ट डिफरेंस जो इसमें हम देखने वाले हैं वो ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें होती है जेनेटिक वेरिएशन, लेकिन इसमें जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। जेनेटिक वेरिएशन क्या है, DNA के अंदर चेंज, अगली नस्लों की खसूसियात के अंदर चेंज। अब इसमें चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखें जब 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो मिल गए तो आगे जो थर्ड है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वो उस यूनिक कॉम्बिनेशन वाले DNA से जब एक नया इंसान पैदा होगा तो उसके अंदर जो खसूसियात होंगी, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ट्रेट्स होंगी, वो भी यूनिक होंगी। और इधर एसेक्सुअल में इसमें वेरिएशन कहाँ से आनी है, वेरिएशन तो तब आएगी जब 2 डिफरेंट DNA आपस में मिलेंगे। इसमें तो कोई भी DNA किसी के साथ फ्यूज़ नहीं हो रहा, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल और जो है वो बैक्टीरिया है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसने अपने DNA को डुप्लीकेट किया, फिर अपने आप को डिवाइड किया और वो सिंपल एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये था सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर डिफरेंस। तो आज का हमारा जस्ट इतना ही लेक्चर था जिसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन को स्टडी करना था। हमने ये देखना था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और उसके अलावा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाइनरी फिशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।